बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक बिल्कुल आसान है, वो रह गई है। प्रॉब्लम्स भी हैं उसमें इंक्लूडेड और जो है ना स्टेटमेंट भी है जिनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद यूनिट 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 पे चले जाएंगे। तो हमारा रहता है यहाँ पे फ्रिक्शन का पार्ट जो रहता है, जिसके हमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं और उनके स्टेटमेंट को भी पढ़ना है। तो जल्दी जल्दी में हमारे चैनल को लाइक करें ताकि हम शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी जल्दी में इन प्रॉब्लम्स को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करें और नेक्स्ट जो यूनिट होगा हमारा उस तक जो है ना आपको लेके चलें और आपकी जो क्लियरेंस है बेहतर से बेहतर करवा दें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को मैंने एक सिंपल पेज पे ओवरऑल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलते हैं उस पेज की तरफ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकें। तो चलते हैं उस पेज की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रैक्शन ए पार्ट भी है, बी भी है और 11 का ए पार्ट भी है, बी पार्ट भी है। तो इन पार्ट्स को मैंने अलग एक पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। चलते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ए जो पार्ट है वो एक डेफिनेशन है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। अभी आते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली इट इज़ द force that resists motion when the surface of one object comes in contact with the surface of another is called the force of friction। इसकी कहने का ये मकसद है कि अगर एक फोर्स दूसरे फोर्स के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उस ड्यूरिंग कांटेक्ट तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और आगे स्टेट मैंने एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स भी लिखे गए हैं, ड्राइविंग अ व्हीकल ऑन अ सरफेस और रोड और फ्लोर। जो भी आप यहाँ पे सरफेस की जगह पे और कोई अल्फाज डालना चाहें। तो व्हीकल को, गाड़ी को चलाना किसी भी सरफेस पे, ये हमारा डेली लाइफ का एक एग्जांपल हो गया। अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, ये हमारा अगर कोई भी गाड़ी चलती है तो उसको हम ब्रेक अप्लाई करके उसको रोक सकते हैं। ये भी रोकने की से जो है ना हमारा फ्रिक्शन क्रिएट होगा। और उम्मीद कि आपको ये जो है ना क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके 2 एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे होंगे, अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है बुक में पहले से ही। मैं आप लोगों को वो एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। तो उसके बाद जो है ना हम इसका यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है उस सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बी है, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ब्लॉक इज 15 kg। कह रहा है कि एक ब्लॉक है जो वेट स्लिपरी फ्लोर पे पड़ा हुआ है, उसका मास जो है वो 15 kg है। व्हेन इट पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग, जब उसको खींचा जाता है किसी स्ट्रिंग की वजह से, स्प्रिंग बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस की तहत इट शोज़ फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। उसमें जो फोर्स होगा वो 3 न्यूटन होगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम दूसरे अल्फाजों में म्यू भी कहते हैं, वो म्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है ना मास भी मिला हुआ है, फोर्स भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी आपका मतलब कि इक्वेशन आपको मिली हुई है, एफ एस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
और यहाँ पे स्लिपरी है तो इसलिए हमने स्लिपरी एफ के साथ लगाई हुई है, इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो आपको पता होना चाहिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो कांस्टेंट है, वो जी की जगह पे हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। मास का पहले से ही वैल्यू 15 kg मिला हुआ है, तो हमें एफ एस से स्लिपरी जो मास है ब्लॉक का वो भी 15 kg मिला हुआ है। तो एफ एस की जगह पे हम यहाँ पे 15 kg लिखेंगे और उसके बाद म्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पेज पे कैसे ड्राइव्ड हुआ है, तो हम वो आपको दिखाना चाहते हैं। चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ एस की जगह पे हमने 3 यहाँ पे न्यूटन लिखा है, म्यू मल्टीप्लाई बाय 15 जो एम था, मल्टीप्लाई जी की जगह पे 9.8 है, तो हमने इसको राउंड अप करके 10 लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे म्यू फाइंड करना है। ये हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर रहा है 150, तो अगर बराबर को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब 3 डिवाइड बाई 150, तो म्यू का वैल्यू क्या आया 0.02। ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू जो है उसका वैल्यू ये ड्राइव्ड हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो ए है। यहाँ पे सवाल भी लिखा हुआ है, उसका आंसर भी लिखा हुआ है। हम आपको थोड़ा क्लियर करवाएंगे ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। हाउ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ स्लाइडिंग। तो कह रहा है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो गाड़ियों में होता है वो किस तरीके से प्रिवेंट करता है, मतलब कि गाड़ी को किस तरीके से प्रिवेंट करता है रिस्क से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ऑपरेट्स बाय प्रिवेंटिंग द व्हील्स, वो प्रिवेंट करता है व्हील्स को, गाड़ी के व्हील्स को, फ्रॉम लॉकिंग अप, वो जो बंद हो जाते हैं ड्यूरिंग ब्रेकिंग, देयर बाय मेंटेनिंग द टैक्टिव कांटेक्ट विद द रोड सरफेस, वो जिस तरीके से वो रोड सरफेस से कांटेक्ट में आता है या जब वो कांटेक्ट करता है व्हील सरफेस में कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे जो है ना वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एंड अलोइंग द ड्राइवर्स टू मेंटेन मोर कंट्रोल ओवर द व्हीकल। एंड जो है ना यही सिस्टम होता है कि जो है ना वो ड्राइवर को अलो करता है कि वो मेंटेन करे कंट्रोल उस व्हीकल पे जो आपकी फ्लोर पे यहाँ रोड पे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है एनलिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे 4 एग्जांपल्स रोलिंग फ्रिक्शन के डेली लाइफ के लिखे हुए हैं। रोलिंग ऑफ फुटबॉल, बॉल बेयरिंग, बास्केटबॉल, व्हीकल ऑन ग्राउंड, ये जो है ना 4 डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो रिलेटेड हैं रोलिंग फ्रिक्शन से। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लोर द फॉलोइंग फिनोमेना इन रिलेशन विथ डायनामिक्स। यहाँ पे डायनामिक्स ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई हैं इनका डायनामिक्स या यूनिट नंबर 3 जो पोर्शन हमने पढ़ा हुआ है डायनामिक, उनका इन 4 स्टेटमेंट का डायनामिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे। पहली जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है व्हेन एन एयर फिल्ड बैलून इज रिलीज्ड, जब एयर फिल्ड बैलून को हम छोड़ते हैं हवा में तो उससे क्या रिएक्शन होता है, उसका रिलेशनशिप डायनामिक्स के साथ क्या है। तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है हाई प्रेशर एयर इनसाइड द बैलून्स फ्लोज आउट इनटू द लो प्रेशर एयर। जब हाई प्रेशर बैलून के साथ जो अंदर हवा भरी हुई है जब उसको हम एयर में छोड़ेंगे तो वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी, रिजल्टिंग इन द फ्रेज विंड फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। इससे क्या होगा कि वो जो है ना हाई प्रेशर से या हाई डायनामिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे लो डायनामिक मॉलिक्यूल्स में। ये रिलेशनशिप है विथ डायनामिक्स। जब हमें जो है ना हाई प्रेशर बैलून्स को एयर में छोड़ते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम हाई टू लो। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि राइडिंग बाईसाइकिल नीड्स कंटिन्यूस पेडलिंग। क्यों ये हम जो है ना महसूस करते भी हैं और चलाते भी हैं जब बाईसाइकिल, तो उसमें कंटिन्यूस पेडलिंग जब यूज़ करते हैं उसके बाद ही वो बाइक जो है ना राइड अप की पोजीशन में आती है।
to keep the wheels in rotation by overcoming the external force in the cycle. क्यों हम करते हैं पेडलिंग, क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूसली हमें जो है ना व्हील्स को चलाना होता है, जिसकी वजह से वो जो है ना बाइक जो है ना आगे की तरफ मूव होती है। तो इसका रिलेशनशिप ये कि कंटिन्यूस हम मूवमेंट करवाएंगे ड्यू टू द व्हील्स में, तो उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स का इफ़ेक्ट होगा साइकिल पे, उसकी वजह से उनमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। ये भी डायनामिक्स का एग्जांपल है। डायनामिक्स की स्टेटमेंट ये यहाँ पे जो भी लिखी हुई है वो डायनामिक्स से रिलेटेड है। सी स्टेटमेंट है द बाइकर राइडिंग इन द डेथ वेल। एक बाइकर जो है वो बाइक चलाता है जो मौत के कुएं में, उसका रिलेशनशिप क्या है डायनामिक्स के साथ? क्योंकि यहाँ पे टू फोर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो बाइकर राइड कर रहा है बाईसाइकिल डेथ वर्ल्ड में, उन पे दो फोर्सेस इफेक्ट हो रहे हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं and compensate with each other, while normal reaction from the wall is what keeps the bike moving. और इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का जो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, उनकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल जो रिएक्शन होगा फ्रॉम द वॉल इज़ व्हाट कीप्स द बाइक मूविंग। जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से बाइक जो है ना कंटिन्यूसली मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? इसलिए मूव करेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए ये जो है ना कंटिन्यूस मूव करेगी। और ये भी मोशन की स्टेट है। इस मोशन की स्टेट जो है ना वो डायरेक्ट रिलेट करती है डायनामिक्स के साथ। हमारी आखिरी जो स्टेट है कि हमें एक्सप्लोर करना है फिनोमेना विथ रिलेशन विथ डायनामिक्स, वो कौन सी है? यू ऑलवेज फील अ पुल बैक। आप हमेशा यह महसूस करते हैं कि आप पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। वेन एवर यू पुल ऑन योर स्कूल बैग सम हेवियर, आप जब आप स्कूल की बैग आपके अपने शोल्डर पे उठाते हो, या कोई हैवी ऑब्जेक्ट आप अपने शोल्डर्स पे उठा रहे होते हैं, तो आप जो है ना ये महसूस करते हैं आपको कोई पीछे की तरफ धकेल रहा है। ये क्यों होता है? आंसर इसका ये है, बाय पुटिंग अ हैवी वेट ऑन आवर या योर शोल्डर इन रॉन्ग वे। जब गलत तरीके से ज़्यादा वज़न वाली चीज़ जो है ना या बैग जो है ना आपके शोल्डर पे रखी जाती है, द वेट फोर्स कैन पुल अप बैकवर्ड्स। तो जो फोर्स होगा, जो वेट फोर्स होगा, आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। सो पीपल who can carry heavy backpacks sometimes lean forward। तो जो भी हेवियर वो बैग लोड उठाते हैं या बैग उठाते हैं, वो अपने आप को मतलब झुका हुआ आगे की तरफ, मतलब कि इंक्लाइनेशन की पोजीशन में ले आते हैं, ताकि वो बैलेंस कर सकें, वो बैलेंस में ला सकें अपनी पोजीशन, जो अगेंस्ट जो हैवी लोड है, वो जो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, उसको बैलेंस में लाने के लिए अक्सर बंदे जो है ना वो इंक्लाइन वाली पोजीशन में आते हैं अपना पोस्चर चेंज करने के लिए, ताकि वो बैलेंस रहे और वो बैग या जो वज़न है वो आराम से उठाया जा सके। उम्मीद कि ये भी टॉपिक्स रिलेटेड विद द फ्रिक्शन आपकी जो है ना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी और कंप्लीट भी हो गई है। और ये यहाँ पे जो फिनोमेनास हमने पढ़ी हुई हैं विद द रिलेशनशिप, इनका डायरेक्ट जो है ना रिलेशनशिप है डायनामिक्स के साथ, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना नई यूनिट नंबर 4 पे चलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।